हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मंत्रिमंडल की महत्ता के कारणों की विवेचना करेंगे। हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में हमने ब्रिटिश संसद और मंत्रिमंडल के मध्य संबंधों का अध्ययन किया और उस संदर्भ में हमने ये बताया कि वर्तमान में मंत्रिमंडल की शक्तियाँ अत्यधिक बढ़ती जा रही हैं और संसद की शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और ये जो स्थिति है वो सभी संसदीय देशों में देखने को मिलती है। तो हम मंत्रिमंडल की महत्ता के कारणों की विवेचना करेंगे, उसके शक्तिशाली होने के कारणों की विवेचना इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल और लोक सदन के पारस्परिक संबंध जो है सैद्धांतिक स्थिति के विपरीत हो गए हैं और वर्तमान में क्या है, ब्रिटेन में लोक सदन जो है मंत्रिमंडल को नियंत्रित नहीं कर रहा है, बल्कि वह क्या है, मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से नियंत्रित हो रहा है। तो इस स्थिति के क्या कारण हैं? मंत्रिमंडल की शक्तियों में अभिवृद्धि के क्या कारण हैं? तो इसके अंतर्गत कुछ कारण हैं। उन कारणों में पहला जो प्रमुख कारण है वो है ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति। पहला कारण क्या ले रहे हैं? द्विदलीय पद्धति। द्विदलीय पद्धति क्या है? ब्रिटिश राजनीति की एक प्रमुख विशेषता है और प्रारंभ से ही हम देखते हैं ब्रिटेन में या ब्रिटिश राजनीति में प्रमुख रूप से दो ही राजनीतिक दल रहे हैं। इनका नाम चाहे कुछ भी रहा है और वर्तमान में देखते हैं ये दो प्रमुख दल कौन से हैं? कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी, यानी कि अनुदार दल और श्रमिक दल। इसके अतिरिक्त भी अन्य और भी दल हैं ब्रिटेन में, उदार दल, साम्यवादी दल आदि अनेक हैं, लेकिन सत्ता जो है वो इन्हीं दो दलों के मध्य आती जाती रहती है। और द्विदलीय पद्धति होने के कारण क्या होता है? मंत्रिमंडल हमेशा एक दलीय होता है। जिस राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल होता है उसे लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। भारत वगैरह में तो क्या है, सामान्य रूप से बहुदलीय मंत्रिमंडल बनते हैं, लेकिन वहाँ पर एक दलीय मंत्रिमंडल होता है और अपने बहुमत के बल पर मंत्रिमंडल के द्वारा विधायी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से जो है कार्य किया जाता है। दूसरा जो कारण है मंत्रिमंडल के शक्तिशाली होने के या उसकी महत्ता के, वो है कठोर दलीय अनुशासन। कठोर दलीय अनुशासन में क्या है कि अगर कोई दल का सदस्य दल के आदेशों का, निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसको दल की सदस्यता से बाहर कर दिया जाता है, उसको से त्यागपत्र दिलवा दिया जाता है। और इसका मतलब क्या हो गया? उसके राजनीतिक जीवन का अंत। वहाँ पर प्रत्येक दल में क्या है, एक राजनीतिक सचेतक होता है जो कि व्हिप जारी करता है कि मतदान के समय किस के पक्ष में मत देना है और किस विधेयक का विरोध करना है। और कोई सदस्य अगर दल के विपरीत कोई विचार व्यक्त करता है या इस आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे क्या है, दल की सदस्यता से निकाल दिया जाता है। तो कठोर दलीय अनुशासन होने के कारण जो संसद के सामान्य सदस्य होते हैं वो दल के आदेशों निर्देशों का उल्लंघन नहीं कर पाते हैं। तीसरा जो कारण है मंत्रिमंडल की महत्ता का, वो है लोक सदन पर अत्यधिक कार्यभार। यहाँ देखते हैं कि ब्रिटेन में जो लोक सदन का जो सत्र है वो बहुत कम समय के लिए होता है और वर्तमान समय में देखते हैं
कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो अत्यधिक बढ़ जाने से क्या है, लोक सदन के पास कार्यभार अत्यधिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त देखते हैं वर्ष में 6 महीने तो लोक सदन की सत्र ही नहीं चलता है, बैठक ही नहीं होता है। इस कारण क्या है, लोक सदन जो है अपना कार्य समय पर नहीं कर पाता है। और ऐसी स्थिति में क्या है, कैबिनेट पर नियंत्रण रखने की बजाय लोक सदन क्या है, कैबिनेट का अनुसरण करने लग जाती है। तो लोक सदन पर अत्यधिक कार्यभार होने के कारण वह कैबिनेट पर नियंत्रण नहीं रख पाती है। अगला जो कारण है मंत्रिमंडल की महत्ता का, वो है शासन कार्य की जटिलता। वर्तमान समय में देखते हैं कि जो शासन का जो कार्य है वो अत्यधिक जटिल हो गया है, टेक्निकल हो गया है। और कानून निर्माण और प्रशासन में हम देखते हैं ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं जिनका समाधान करने के लिए टेक्निकल आदमियों का, अनुभवी सांसदों का होना जरूरी हो गया है। तो लोक सदन द्वारा प्रशासन संबंधी जटिल बातों को पूर्णतः ना समझ पाने के कारण क्या है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के अपेक्षाकृत अधिक योग्य होने के कारण क्या है, लोक सदन की अपेक्षा मंत्रिमंडल को अधिक महत्ता प्राप्त हो जाती है। तो शासन कार्य की जटिलता भी मंत्रिमंडल की महत्ता के कारण है, क्योंकि संसद के जो सामान्य सदस्य हैं वो उन समस्याओं को सही प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। अगला जो पॉइंट हम ले सकते हैं वो है प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या होता है कि अनेक बार क्या है कि लोक सदन के पास अत्यधिक कार्यभार होने के कारण या कानूनी कार्य के अत्यधिक जटिल होने पर संसद जो है कानूनों के संदर्भ में केवल मोटी रूपरेखा पारित कर देती है और उसके संबंध में क्या है, नियम, उपनियम आदि बनाने का जो कार्य शक्ति है वो प्रशासनिक विभागों को सौंप देती है। तो इसी को ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। और इस प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत अनेक कानून बनते हैं और इस तरह से मंत्रिमंडल को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है, मंत्रिमंडल की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट जो ले सकते हैं वो है संसद की कार्यवाही के नियम। संसद की जो कार्यवाही के नियमों ने भी क्या है, मंत्रिमंडल की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि की है। किस प्रकार से कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही सम्राट जो है संसद का अधिवेशन बुलाते हैं, उसको स्थगित करते हैं, उसको भंग करते हैं। मंत्रिमंडल ही इस बात का निर्णय करता है कि संसद के विचार हेतु कौन कौन से विषय रखे जाएं और उन पर विचार करने के लिए कितना समय दिया जाए। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि संसद का जो अधिकांश समय है वो मंत्री जो इन विधेयकों को प्रस्तावित करते हैं, मंत्रियों द्वारा जो प्रस्तावित विधेयक होते हैं उन्हीं पर विचार विमर्श में चला जाता है और निजी सदस्य जो रखते हैं उन पर बहुत कम समय बचता है। तो इस तरह से संसदीय कार्यवाही के जो नियम हैं उन नियमों के कारण मंत्रिमंडल की शक्तियों में अभिवृद्धि होती है। अगला जो कारण है महत्ता का वो है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय संकट काल या आपातकाल में हमने भी ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की शक्तियों में अभिवृद्धि की है। ब्रिटेन में देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद आर्थिक संकट, इन विभिन्न परिस्थितियों में जो है संसद के द्वारा ही मंत्रिमंडल को अत्यधिक व्यापक शक्तियां प्रदान कर दी गई इन समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो राष्ट्रीय आपात ने भी ब्रिटेन में इस समय क्या होता है, अत्यधिक शीघ्रतापूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और ये शक्ति किसके पास होती है, मंत्रिमंडल के पास होती है। और मंत्रिमंडल ने जिस तरह से
प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्रीय आपात में देश को बाहर निकाला, उससे क्या हुआ कि लोक सदन की तुलना में मंत्रिमंडल की शक्तियाँ और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगला जो कारण है वो है राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण। राष्ट्रीय वित्त पर किस प्रकार से मंत्रिमंडल का नियंत्रण है? समस्त प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में जो है हम देखते हैं वित्तीय शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है और राष्ट्रीय वित्त पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण ने समस्त प्रशासनिक व्यवस्था पर मंत्रिमंडल के प्रभाव को बढ़ाने में योगदान दिया है। अंतिम जो कारण है लोक सदन की अंतिम जो कारण है मंत्रिमंडल की महत्ता का, वो ले सकते हैं हम मंत्रिमंडल के पास लोक सदन को विघटित करने की शक्ति। लोक सदन पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण स्थापित होने का ये बहुत बड़ा कारण है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अगर कभी मंत्रिमंडल को ये लगता है कि संसद उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है या उसे आवश्यक समर्थन प्रदान नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो है वो सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन को विघटित करवा सकता है। और इससे क्या होगा कि मंत्रिमंडल के सदस्य तो बहुत बड़े नेता होते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, वो तो दोबारा चुनकर आ जाते हैं सामान्य रूप से, लेकिन जो लोक सदन के जो सामान्य सदस्य हैं वो उनका दोबारा चुनकर आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इलेक्शन जो होते हैं बहुत वहाँ पर महंगे होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, वो सामान्य रूप से मंत्रिमंडल की जो कार्य हैं या जो जहाँ पर वो समर्थन चाहते हैं उनको समर्थन देते हैं। तो मंत्रिमंडल के पास जो लोक सदन को विघटित करने की जो शक्ति है वो भी मंत्रिमंडल की महत्ता का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल जो है अत्यधिक शक्तिशाली है। उसकी शक्तियों में निरंतर जो है अभिवृद्धि हो रही है और इसकी महत्ता के अनेक कारण हैं। और इसीलिए एक प्रश्न ये उपस्थित होता है, क्या वर्तमान में ब्रिटेन में मंत्रिमंडल अधिनायक है या अधिनायकत्व की स्थिति को प्राप्त कर लिए है? लेकिन इतनी शक्तिशाली होने के बाद भी हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल अधिनायक है। क्योंकि अधिनायक नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है शक्तिशाली तो है, लेकिन फिर भी वो अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करता है। मंत्रिमंडल की शक्तियों पर अनेकों प्रतिबंध हैं। ये हैं विरोधी दल का अस्तित्व, दबाव समूह, जनमत की शक्ति और सदन की जो परंपरा हैं और अपने ही दल की सदस्यों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मंत्रिमंडल को अधिनायक होने से रोकती हैं। मंत्रिमंडल के द्वारा अपनी जो सीमाओं की अंतर्गत रहते हुए, परंपराओं के अंतर्गत रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यद्यपि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की शक्तियों में निरंतर अभिवृद्धि होती जा रही है, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं है। धन्यवाद।